हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज योगेश कर्क। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज फ्रॉम जेईई मेंस 2021 17 मार्च, राइट, शिफ्ट वन। एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 88 में है क्या? वी हैव बीन गिवन 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड देयर प्रोबेबिलिटी। देखो ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है। लैंग्वेज अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन अपने आप आराम से सॉल्व हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी डेट ओनली इवन अकर्स, जैसे ओनली इवन, सिर्फ और सिर्फ इवन होने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज अल्फा। सिर्फ और सिर्फ E2 होने की प्रोबेबिलिटी बीटा। सिर्फ और सिर्फ E3 होने की प्रोबेबिलिटी गामा, राइट। P डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ द इवेंट्स अकर। ना तो E1, ना तो बी, ना तो E2, ना तो E3। वो अपना क्या है? P है। फिर ये अल्फा बीटा गामा और P, ये दो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। जितनी प्रोबेबिलिटीज है लाई इन द इंटरवल 0 to 1, यस वी नो। मतलब 0 to 1 लिखने का मतलब बस ये है कि 0 कोई नहीं है और 1 कोई नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E3। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये E1 होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन E3 होने की प्रोबेबिलिटी कह रहा है। ये सिर्फ E1 होने की और अपॉन सिर्फ E1 होने की प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा है। मतलब डोंट इक्वेट दिस टू अल्फा बाय गामा। यस, दिस इज रॉन्ग। Alpha by gamma is not the same as this particular expression which has been asked. It is probability of occurrence of E1 upon probability of occurrence of E3। तो आपको लग रहा होगा अंतर क्या है दोनों में? बात सेम तो हुई। It is saying probability of only E1 occurs, मतलब सिर्फ E1 हो रहा होगा, E2 E3 नहीं हो रहे होंगे। तो इसका मतलब पता क्या है? E1 हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ होगी, बट E2 E3 नहीं हो रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी को भी इसमें इंक्लूड करना है। दैट इज we have to write probability of E1 intersection E2 not occurring, intersection E3 not occurring। this is the meaning of only E1 occurring, ठीक है। सिर्फ E1 हो रहा है का मतलब सिर्फ E1 हो रहा है, ये वही बात हो गई कि मतलब वो होता है ना, कहावत है कि आप अच्छा करो वो ज़रूरी नहीं है दोस्त खराब करना चाहिए। तो इसी यही यहाँ पर बात है कि सिर्फ E1 अच्छा करे और नहीं E2 E3 को नहीं, E2 E3 नहीं होने हैं, ये बात भी इंश्योर करनी है। ये अल्फा है। फिर दूसरा प्रोबेबिलिटी E1 नहीं हो, E2 हो। सिर्फ और सिर्फ E2 होने का मतलब क्या हुआ? E2 हो रहा है और E3 और E1 नहीं हो रहे हैं, दिस इज बीटा। थर्ड प्रोबेबिलिटी E1 नहीं हो, E2 नहीं हो और E3 हो, इसका मतलब है सिर्फ E3 का होना, दिस इज गामा, ठीक है। अब अपने पास क्या आ जाएगा? ये तीन चीज़ें आ गई हैं। P का मतलब क्या होगा? P का मतलब P डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ द इवेंट अकर्स। P तो आप समझ पा रहे होगे, फिर P का मतलब क्या होगा? P ऑफ E1 नॉट अकरिंग, E2 नॉट अकरिंग, E3 नॉट अकरिंग, इट इज स्मॉल p। इसको स्मॉल p लिखने, कंफ्यूजन ना हो। अब पॉइंट वो तो ठीक है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E3। सो वी हैव टू व्हाट वी हैव टू फाइंड इज P E1 अपॉन P E3। अब पंगा ये, इसको तोड़ें कैसे, डील कैसे करें? दोस्तों एक चीज़ ये भी तो कंसिडर करो, दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में मतलब यही था, अगर हम कह रहे हैं P E1 इंटरसेक्शन E2, इट शुड बी P E1 इंटू E2। तो पहला जो एक्सप्रेशन है आपका, उससे पता क्या आएगा? P E1 इंटू P E2 नॉट अकरिंग, राइट, इंटू P E3 नॉट अकरिंग, दिस इज अल्फा। Then we have P E1 not occurring into P E2, right, into P E3 not occurring, this is beta. Then you have P E1 not occurring into P E2 not occurring into P E3, this is gamma। this we have to write, right, ये हम लिखना पड़ेगा ऐसा बातें। P E1 not occurring into P E2 not occurring into P E3 not occurring, this is P। वो सब बातें समझ में आ रही है, लेकिन इसको डील कैसे करें? ये तो ठीक है, मालूम पड़ गया ऐसा करना है, और ये बड़ा हैवी नहीं हो जाएगा ऐसे हम एक्सप्रेशंस को लिखेंगे तो? क्या आप करें? देखो पता क्या, इसको बार बार लिखना बहुत हैवी हो जाएगा। बेहतर होगा हम ये कहें कि P E1 को जैसे हम लोग लिख लें कुछ X, P E2 को लिख लें हम कुछ Y, और P E3 को लिख लें हम कुछ Z। इससे हमारा लिखने का काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसा करें तो अपना अल्फा बीटा गामा क्या होगा? देखो अल्फा क्या हो जाएगा अपना,
मैंने ना इसे तोड़ के लिखा इसलिए थोड़ी डिटेलिंग हो रही है, आप एग्जाम में इतना डिटेलिंग में नहीं लिखोगे आप लोग। मुझे लगता है, उम्मीद है मुझे कि ये तो समझते होगे कि जो वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं उस चीज़ को डिटेल में बताऊंगा। एग्जाम में यू नीड नॉट टू राइट दीज थिंग्स, राइट। एग्जाम में सीधे वो चीज़ क्लिक करनी है जो मैं आप एक्सप्लेन करते हुए बता रहा हूँ कि अल्फा इज इक्वल टू एक्स इंटू वन माइनस वाई बिकॉज पी ई टू इज वाई इंटू वन माइनस जेड। अगेन यू नीड नॉट टू एक्सपेंड दिस, दिस विल डिपेंड अपॉन द फाइनल एक्सप्रेशन। बीटा इज 1 minus x into y into 1 minus z. Then you have gamma, it is 1 minus x into 1 minus y into z. And then you have p, 1 minus x, 1 minus y, 1 minus z. ऐसे अपने पास अल्फा बीटा गामा पी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने अल्फा, पहली इक्वेशन देखो, अल्फा माइनस टू बीटा इंटू पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा। देख के बड़ी खतरनाक लग रही है, अल्फा माइनस टू बीटा इंटू पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा। पर दोस्तों आप बस क्या करो, आप लिख दो पूरे एक्सप्रेशन, ठीक है। अल्फा माइनस टू बीटा में एक चीज़ तो साफ है कि वन माइनस जेड हम कॉमन ले पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं सीधे लिख रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाओगे। वन माइनस जेड कॉमन लोगे, अंदर बचेगा एक्स इंटू वन माइनस वाई माइनस टू इंटू बीटा का क्या पार्ट बचेगा, वन माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। फिर आपका p क्या है, p इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ठीक है ना। तो वो होगा वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस वाई, और दोस्तों ये वन माइनस जेड का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ भी वन माइनस जेड होगा। इक्वेट दिस टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा करने में एक्स वाई इंटू वन माइनस वाई इंटू वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस जेड का स्क्वायर। दोस्तों बड़ी ही मज़ेदार चीज़ हुई, वन माइनस जेड का स्क्वायर कट जाएगा, वन माइनस एक्स कट जाएगा, वन माइनस वाई कट जाएगा। काफ़ी एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया, फाइनल भी देखो बड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में आएगा। एक्स इंटू वन एक्स माइनस एक्स वाई, ओके परफेक्ट, माइनस टू इंटू वन माइनस एक्स वाई क्या होगा, माइनस टू इंटू वन इंटू वाई माइनस टू वाई, माइनस टू इंटू माइनस एक्स प्लस टू एक्स इंटू वाई प्लस टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। सो माइनस एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई, एक्स वाई कैंसिल, दोस्तों सीधे से आ जाएगा x इज इक्वल टू टू वाई। तो x इज इक्वल टू टू वाई, एक तो ये चीज़ आ गई अपने पास, x इज इक्वल टू टू वाई। इसी तरीके से आप पता है हम लोग y और z में भी रिलेशन निकाल लेंगे सेकेंड वाले पार्ट से। भाई वी हैव दिस थिंग बीटा माइनस थ्री, देखो इसको भी लिख देते हैं, उससे y और z, आपको लग रहा होगा ना कि सीधे x और z में रिलेशन निकाल देते हैं, पर हमें दिया हुआ ही ऐसा है ना, ये बीटा और गामा में रिलेशन दिया हुआ है, तो इसमें अब x y और z में आएगा। तो देखो क्या होगा, बीटा क्या है अपना वन माइनस एक्स वाई वन माइनस जेड, और गामा क्या है वन माइनस एक्स वन माइनस वाई जेड। वन माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, और फिर से वही तमाशा चलेगा। भाई बीटा क्या होगा आपका वन माइनस एक्स वाई वन माइनस जेड, तो इससे सिर्फ वाई वन माइनस जेड आएगा। माइनस थ्री गामा, तो गामा में क्या हो रहा होगा दोस्तों, गामा में आपका वन माइनस एक्स को बाहर निकल गया, अंदर क्या रह जाएगा वन माइनस वाई इंटू जेड इंटू पी क्या होगा दोस्तों, वन माइनस एक्स वन माइनस वाई वन माइनस जेड, वन माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा इंटू वन माइनस वाई इंटू वन माइनस जेड। टू बीटा गामा क्या होगा दोस्तों, बीटा क्या होगा वन माइनस एक्स वाई वन माइनस जेड, गामा क्या होगा दोस्तों वन माइनस एक्स वन माइनस वाई जेड। क्लियरली व्हाट वी कैन सी, वन माइनस एक्स का स्क्वायर बन रहा है, तो वो दोनों तरफ कट जाएगा, वन माइनस वाई कट जाएगा, वन माइनस जेड कट जाएगा। सो यू हैव ऑन वन साइड वाई माइनस वाई जेड माइनस थ्री जेड प्लस थ्री वाई जेड इज इक्वल टू टू वाई जेड। अगेन सेम तमाशा, माइनस वाई जेड प्लस थ्री वाई जेड प्लस टू वाई जेड कैंसल, यू हैव गॉट वाई इज इक्वल टू थ्री जेड। Now x is equal to 2y and y is equal to 3z. It means 2y is equal to 6z and 2y was equal to x. So we have x is equal to 6z. मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, x क्या था दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, और z क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, और अपने पास आया क्या है x is equal to 6z। क्लियरली x by z क्या होगा, x by z क्या होगा, x इज इक्वल टू 6z आया है, पुट करो 6z बाई जेड 6, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 6।
लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत आराम से गलती करते हैं, इसमें अल्फा वाई गामा के हिसाब से करके आ जाते हैं। अब होगा ही नहीं क्वेश्चन उस हिसाब से। तो दूसरी बात, ये देख के बड़ा लेंथी लग रहा है, इस पॉइंट पे भी आकर सिट्टी पिट्टी गुम हो सकती है एग्जाम के अंदर, बट सॉल्व करते हो आप देख रहे हो कैसा मक्खन की तरह सॉल्व हो रहा है। तो ऐसा ही होता है, देखने में मुश्किल, करने में आसान। कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आप समझ सकते हो इस क्वेश्चन को मेन से मेन कैटेगरी में रखने का पीछे वजह ही ये थी कि इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल एक अप था। ठीक है, सो आई होप दिस वॉज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। इन केस you have any doubt regarding this, please do comment. And if you want me to make video on any particular topic or any particular question, also do comment, right? If you find the video relevant, if you like it, then do share it with your friends, subscribe to the channel. Stay tuned, keep watching Galit Gurukul. I'll be back with another video. Thank you.